Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 17th of September 2021. तो 17 सितंबर 2021 का द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। पहले क्वेश्चन आज के प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफर्ड टू एज द फिफ्थ डायमेंशन ऑफ द वॉरफेयर। फिफ्थ डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर इनमें से किसको कहते हैं? ऑप्शंस आर, पहला है साइबर स्पेस, सेकंड इज बायोलॉजिकल वेपन, थर्ड इज डीप स्पेस। तो आपको बताना है कि फिफ्थ डायमेंशन ऑफ द वॉरफेयर इनमें से किसको कहा जाता है। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 ओनली या 1 एंड 2 ओनली। ठीक है ना, तो यू हैव टू टेल मी द आंसर फॉर दिस। दूसरा जो सवाल है वो है रिगार्डिंग द जीएम क्रॉप्स। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीएम टू प्रोड्यूस अ जीएम क्रॉप प्लांट न्यू डीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट सेल्स। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि क्या ऐसा होता है कि न्यू जो डीएनए होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है इनटू द प्लांट सेल्स। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। तो आपको बताना है कि क्या बीटी कॉटन एकमात्र है या नहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग यहाँ पे बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। ठीक है ना। तीसरा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस वर्सेस ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच में आपको बताना है क्या डिफरेंसेस हैं। पहला कह रहा है ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपका unlike the classical languages there is no fixed criteria or guidelines for any language to be considered for inclusion in the 8th schedule। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। तो लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस, लेकिन आप प्लीज़ अपनी तरफ से अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। पहला सवाल मैंने पूछा था फिफ्थ डायमेंशन ऑफ द वॉरफेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 1 ओनली। साइबर स्पेस को ही, साइबर को ही फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर कहा जाता है। ठीक है ना, साइबर को कहा जाता है फिफ्थ डोमेन ऑफ वॉरफेयर। दूसरा मैंने पूछा था जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। ठीक है ना, याद रखिएगा जीएम क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट सेल्स में डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है, और बीटी कॉटन एकमात्र ऐसा क्रॉप है जिस जीएम क्रॉप है जिसको कि कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूव किया गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही थे, इस कारण से गलत कोई भी नहीं था। तीसरा सवाल मैंने पूछा था क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो यहाँ बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जितनी भर क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं वो सारी 8th शेड्यूल में है, और क्लासिकल लैंग्वेजेस का एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के लिए उनका कोई इसका क्राइटेरिया पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। पहली जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा वो क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा। चूंकि मैंने सवाल पूछा है तो मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल दे देता हूं। अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो 6 लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जिनको मिला हुआ है। तो लेट मी टेल यू द लैंग्वेजेस ऑल्सो। पहली जो लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो थी तमिल। तमिल लैंग्वेज वॉज द फर्स्ट टू गेट द क्लासिकल लैंग्वेज टैग, है ना। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड उड़िया, दीज आर द 6 लैंग्वेजेस जिनको अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज का टैग मिला है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड उड़िया। ठीक है ना, तो ये लैंग्वेजेस हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, और 8th शेड्यूल के अंदर आप सबको बताना चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस का क्राइटेरिया होता है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, जैसे कि हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, इनके टेक्स्ट होने चाहिए जिनका पीरियड लगभग 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। देन अ बॉडी ऑफ एंशंट लिटरेचर होनी चाहिए, इनके पास एंशंट लिटरेचर, पहले के बहुत अच्छे लिटरेचर बने हुए होने चाहिए। एंड इनके स्पीकर्स होने चाहिए, हेरिटेज स्पीकर्स होने चाहिए। द लिटरेरी ट्रेडिशन इज ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अनदर स्पीच कम्युनिटी, इनका जो लिटरेरी ट्रेडिशन होना चाहिए वो ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि कहीं और से बोरोड होना चाहिए। दैट इज द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डायरेक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर मे ऑल्सो बी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट्स।
तो क्लासिकल लैंग्वेज का जो लिटरेचर होना चाहिए वो अलग होना चाहिए फ्रॉम इट्स मॉडर्न वर्जन, या उससे हो सकता है डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है, जो उसका अर्लियर वर्जन था और जो मॉडर्न वर्जन था उसके बीच में डिसकंटिन्यूटी भी चलेगी, है ना। देन ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल, ये बिल्कुल सही है, एंड इनका क्राइटेरिया है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज का ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता है, दिस इज द थिंग। तो आपको ये न्यूज़ बता दी मैंने। और 6 जो क्लासिकल लैंग्वेजेस उनको याद रखेगा। पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज थी वो तमिल थी, याद रखेगा, एंड हिंदी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं आती है, ये भी आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर देंगे। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु एंड उड़िया, ठीक है ना। दूसरी जो न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा वो है एक हाइबोडोंट शार्क जो मिली है, उसका अभी एक टीथ डिस्कवर किया गया है, टीथ ऑफ अ न्यू स्पीशीज ऑफ हाइबोडोंट शार्क। तो याद रखिएगा हाइबोडोंट शार्क ये स्पीशीज है न्यूज़। अभी हाइबोडोंट शार्क जो थी किस पीरियड की है, तो ये जुरासिक एज की है, इट इज़ ऑफ द जुरासिक एज, एंड कहाँ मिली है, जैसलमेर में मिली है। याद रखिएगा हाइबोडोंट शार्क का जो टीथ है या उसका जो रेमिनेंट है वो कहाँ मिला है, जैसलमेर में मिला है। हाइबोडोंट शार्क जो है वो एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ शार्क है, ये भी आप याद रखिएगा, इट्स एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ शार्क। अगर आपसे यूपीएससी हाइबोडोंट शार्क के बारे में ही पूछ ले तो याद रखिएगा अभी एट प्रेजेंट ये एक्सटिंक्ट है, एंड ये ट्रायसिक एंड अर्ली जुरासिक पीरियड में थी, ट्रायसिक एंड अर्ली जुरासिक पीरियड में ये थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये इट वाज इन द पीरियड ऑफ ट्रायसिक एंड अर्ली जुरासिक पीरियड। तो ये भी आप चीज़ें याद रखेगा रिगार्डिंग दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको याद रहेगा, ठीक है ना। एंड हाइबोडोंट शार्क स्टार्टेड टू डिक्लाइन इन मेरीन एनवायरनमेंट फ्रॉम द मिडिल जुरासिक। तो मिडिल जुरासिक पीरियड से ये जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गए, एंड फिर वही थोड़ा लेटर पीरियड में आते आते तक ये पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते, गवर्नमेंट सेट्स अप बैड बैंक टू क्लियर द एनपीए मेस। एनपीए आप सबको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता था, बैंक, आप सबको पता है बैंक लोन देती है, बैंक लोन देती है अपने एसेट को इंक्रीज करने के लिए। मतलब बैंक जब लोन देती है ना तो उनका ये एसेट होता है, क्योंकि उस लोन पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी चीज़ उनको मिलती है, ठीक है। बट क्या होने लगा, कुछ लोग इस लोन को चुकाने से मना करने लगे। उन्होंने कहा भाई हमने जिस बिज़नेस में स्टार्ट पैसा डाले थे वो बिज़नेस फ्लॉप हो गया, जो भी है, जो भी कारण थे, लेकिन लोग इस लोन को चुकाने से मना करने लगे बीच में, है ना। तो अब जब ये धीरे धीरे बढ़ते 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 ये जो ये एसेट्स थे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब कि जो जिनको बैंक एसेट मान के बैठे थे, है ना, वो क्या से क्या हो गए देखते देखते, वो एनपीए बन गए देखते देखते, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको कि मतलब जिसको वो एसेट मान के बैठे थे वो क्या निकला, एनपीए निकला, नॉन परफॉर्मिंग एसेट निकला। तो अब वही बात कर रहे हैं अब बैड बैंक। बैड बैंक का मतलब ये नहीं होता कि एक खराब बैंक। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बैड बैंक का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता कि ये खराब बैंक है। बैड बैंक एक ऐसी एंटिटी है जो कि दूसरे बैंकों से जिनके पास एनपीए है उनसे बैड लोन खरीदती है। वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था ना, ये बैड बैंक क्या करेगा, उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को खरीद लेगा। अब यहाँ पे मैं आपको आज के इंडियन एक्सप्रेस में ले जाता हूँ जहाँ पर एक्सप्लेन्ड सेक्शन में ये बैड बैंक आया है। तो मैं आपको जब बता दूंगा ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो लेट मी गो टू द इंडियन एक्सप्रेस पार्ट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेन्ड सेक्शन जो है आज के इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें देखो आर्टिकल है व्हाट्स गुड अबाउट अ बैड बैंक। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बैड बैंक के ही बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने वही जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको पूरी बताई है ना, वही चीज़ पूरी थ्योरी में लिख के दी है कि बैंक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एसेट पार्ट, एक होता है लाइबिलिटी पार्ट। एसेट पार्ट उसका क्या होता है, जो लोन बैंक देता है। तो याद रखिएगा बैंक के अगर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटी बैंक की क्या है, जैसे पैसा किसी कस्टमर ने अपना बैंक में डाला, अब आपने सपोज अपना 1000 रुपये बैंक में डाला तो वो उसके लिए लाइबिलिटी हुआ। क्यों, क्योंकि बैंक को ना केवल आपका ये 1000 रुपये चुकाना पड़ेगा वापस, बल्कि जब तक कि आपका 1000 रुपये उनके पास रहेगा तब तक 4% 5% के हिसाब से उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग, इसलिए वो बैंक के लिए क्या हो जाता है, बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी बन जाती है। बैंक का एसेट क्या होता है कि बैंक जो लोन देता है, अब ये बैंक जो लोन देता है वो उसका एसेट है, वहीं से उनकी कमाई होनी है, और उसी में अगर लोग उसको चुकाने से मना कर
करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक बैड लोन कहलाएगा, या बैड एसेट कहलाएगा, या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा। तो बैंक्स क्या होता है, कुछ थोड़े बहुत शॉक्स तो ऐसे झेल सकते हैं, बट अगर सपोज करो कि ये शॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं या इतने बढ़ जाएं कि बैंक को 30-40% पैसा ही ना रिटर्न हो, तो क्या हो सकता है, इससे 2-3 कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन तो हो सकती है कि बैंक अपने आप में नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए। बैंक नॉन प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो रिस्क एवर्स हो जाएगा, मतलब कि लोन देने से मना करने लगेगा। और इकोनॉमी में सोचो अगर लोन ना दिया जाए तो इकोनॉमी आपका भट्टा अपने आप बैठ जाएगा। दूसरा जो चीज़ कि बैंक्स बंद हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बैंक पूरा फॉल्ट कर सकता है, डिफॉल्ट कर सकता है, एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि लोगों ने पैसा जमा किया और बैंक डिफॉल्ट कर गया तो लोग क्या करेंगे, दौड़ के पहुंच जाएंगे, बैंक रन हो जाएगा, है ना। ये सारी सिचुएशंस जो है वो पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ द फेलियर टू डू दिस। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्रिएशन किया गया है बैड बैंक का। बैड बैंक क्या करेगा, यहाँ पे जिस जो एंटिटी बनाई गई है उसका नाम है NARCL। याद रखिएगा यहाँ पे जो एंटिटी बनाई गई है वो क्या है, NARCL। तो NARCL जो है वो क्या काम करेगा, तो ये काम करेगा NARCL प्लस IDRCL के नाम से। ये इनका नाम क्या रहेगा, जो ये एंटिटी बैड बैंक की बनाई गई है वो NARCL IDRCL के नाम से काम करेंगे। ये क्या करेंगे, NARCL जो है वो परचेस करेगा बैड लोन्स को। जो बैंक्स हैं, बैंक्स के अंदर लोन है, मान लो कोई बैंक X है, अब बैंक X है, उसके पास 100 रुपए का बैड लोन है, सपोज करो 100 रुपए का बैड लोन है, ठीक है, किसी बैंक X के ऊपर 100 रुपए का बैड लोन है। मतलब उसके जब उसकी बैंक शीट आप देखेंगे, उसका पूरा हिसाब देखेंगे तो उसमें 100 रुपए का आपको बैड लोन देखने को मिलेगा। तो ये जो 100 रुपए का बैड लोन है, इसमें से 15% यानी कि 15 रुपीज़ जो है एग्रीड प्राइस, वो NARCL जो है वो कैश में देगा। मतलब वो क्या बोलेगा कि ठीक है आप मुझे अपने 100 रुपए का लोन दे दो, मतलब वो डॉक्यूमेंट दे दो जहाँ 100 रुपए का लोन खरीदने का मतलब क्या है, बैड बैंक क्या करेगा, वो उनसे वो डॉक्यूमेंट ले लेगा कि भैया आपने किसको दिया, किस कंपनी को दिया, अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ, ठीक है। तो उसका 15% यानी कि सपोज 100 रुपए का अगर उन्होंने लोन खरीदा है बैड बैंक ने, तो उसका 15 रुपए तो वो पहले ही दे देंगे बैंक को। मतलब जिस बैंक के पास अभी पूरे के पूरे 100 रुपए NPA था, मतलब जिस बैंक के पास अभी 100 रुपए पूरा बैड लोन था, अब उसके पास पहले 15% तो उसको ऐसे ही मिल गए, मतलब बिना कुछ किए ही उनको 15% मिल गए। बाकी के 85% जो रहते हैं वो सिक्योरिटी रिसीट के फॉर्म में रहते हैं। मतलब वो तब होता है, वो बोला जाता है कि 85% बाकी के तब मिलेंगे जब वो कुछ अपना वसूल कर लेंगे। तो 85% सिक्योरिटी रिसीट के फॉर्म में रहते हैं। एसेट्स जब बेचे जाते हैं उसके बाद IDRCL के द्वारा फिर ये बाकी का पैसा दिया जाता है, IDRCL के द्वारा बाकी का पैसा दिया जाता है। मतलब कि जो बैंक पूरा का पूरा NPA मान चुका था, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान चुका था अपने आप को, उसका 15% तो उसको तुरंत मिल गया और बाकी का 85% एसेट सेल होने के बाद मिलेगा। अब मान लो सपोज करो यहाँ पे NARCL की वर्किंग में एक अच्छी बात ये है कि मान लो 100 रुपए का जैसे लोन था जिस बैंक से उन्होंने लिया था, है ना, बैड बैंक ने 100 रुपए का लोन खरीद लिया था किसी बैंक X से, मैंने आपको बताया ना, तो उसमें 15 रुपए तो उन्होंने पहले ही दे दिए थे और बाकी के 85% उन्होंने कहा भी हम बेचने के बाद देंगे। अब सपोज करो कि 85 रुपीज़ जो बचे हैं वो उतना ना बेच करके, उतने में ना बेच करके केवल 70 रुपए में बेच पाए। मतलब कि जो बैड बैंक था वो पूरे 85 रुपीज़, मतलब पूरे के पूरे 100 रुपए ना कमा करके उस लोन का केवल 85 रुपए ही कमा पाए, केवल 70 रुपए ही कमा पाए। तो मतलब 85 में से केवल 70 रुपए ही वापस मिला उनको, तो बाकी का 15 वो कैसे देंगे उस बैंक को, है ना, क्योंकि बेचा तो उन्होंने 70 का ही, तो बाकी का 15 रुपए वो कैसे देंगे। तो ये जो बैकलॉग है, ये जो डिफरेंस आएगा, मतलब कि बैड बैंक जिस रेट पे बेच रहा है उसमें और इनिशियल जो फेस वैल्यू थी उसमें जो डिफरेंस आएगा वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये याद रखेगा कि बाकी का जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो दैट इज द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। आपको ये चीज बहुत जरूरी है याद रखना, ठीक है ना। देखो ये देखो लिखा है, इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल द बैड लोन, अगर बैड बैंक अनेबल नहीं बेच पाता सेल लोन को और या फिर उसको लॉस पे बेचता है, तो गवर्नमेंट जो रहेगा वो गारंटी देता है कि वो जो बाकी का फेस वैल्यू से घटा हुआ है वो पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट पे करेगी का मतलब क्या हुआ, टैक्स पेयर पे करेगा। कुल मिलाकर के टैक्स पेयर का पैसा ही तो जाएगा अंतिम में। तो कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी है बैड बैंक की। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही कहानी यहाँ पे भी है। NARCL का फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड याद रखिएगा, ये इसका है। और ये टॉक्सिक एसेट्स को मतलब कि सेल करेंगी, बैंकों से पहले ये खरीद लेंगे, फिर इसको बाद में सेल करके वसूली करेंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो इसका कंबाइनिंग कंपनी है वो है IDRC, जिसको हम बोलते हैं इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी। इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी जो कि बेचेगी फाइनली, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी बनाई जाएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये दोनों मैंने वर्किंग तो ऑलरेडी आपको बताई दी कि पहले बैक स्टॉप अरेंजमेंट है, जिसमें 15% पहले कैश पेमेंट होगा और 85% होल्ड करके रखा जाएगा। जब वो सेल हो जाएगा तो बाकी का 85% ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर कुछ लॉस होता है या कुछ ऐसा कम में बेच पाते तो फिर गवर्नमेंट बाकी का जो फेस वैल्यू से डिफरेंस है वो गवर्नमेंट बाकी का चुकाएगा। तो दैट इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। और इसमें अल्टीमेटली मुझे लगता है बाहर जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट को चुकाना ही पड़ेगा। कोई भी बैड बैंक हो, कुछ भी हो, लेकिन वो पूरे लोन को बेच तो नहीं पाएंगे, पूरे लोन से वसूली नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेस टाइटर पासपोर्ट रूल्स। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको थोड़ा और टाइट पासपोर्ट रूल्स रखे जा रहे हैं। मतलब कि जैसे पासपोर्ट में अगर आपने बनवाया हो तो आपको पता होगा कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है कि एक नया रूल है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको विजिलेंस डिपार्टमेंट जो है, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी अलग से वेरिफिकेशन करेगा। मतलब अदर देन द पुलिस वेरिफिकेशन देयर हैज़ टू बी अ विजिलेंस डिपार्टमेंट्स वेरिफिकेशन एज वेल। तो ये चीज़ भी एक रखी गई है। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्या बोला, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये नोटिस किया कि कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट मतलब कि केस है, करप्शन केसेस हैं और ऐसी चीज़ें हैं, और उनको क्लियरेंस मिल जाता है विजिलेंस के बिना, उसके ही पुलिस वेरिफिकेशन बस होता है, बाकी चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है ना। इसलिए विजिलेंस के जो केसेस हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं, इसलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट का भी जो है वो होना चाहिए। दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 15 प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन टू डीकंजेस्ट दिल्ली। तो अब दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए लगभग 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने कहा है कि लगभग 15 प्रोजेक्ट्स हैं 53,000 करोड़ के, जो कि ट्रैफिक कंजेशन एंड पोल्यूशन कम करेंगे दिल्ली में, है ना। दिल्ली में ट्रैफिक पोल्यूशन इनको कम करने के लिए प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई है। 40 मेजर इंटरचेंजेस फॉर कनेक्टिविटी टू कोटा, जयपुर, इंदौर, भोपाल, वडोदरा, सूरत। 15,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड एक्वायर्ड अक्रॉस 5 स्टेट्स। वाइल्ड फायर प्रोटेक्शन मेजर्स में जैसे 8 लेन टनल बनाई जाएगी मुकुंदरा सेंचुरी एंड माथेरान इको सेंसिटिव जोन में। देन एनिमल ओवर पासेस बनाए जाएंगे। 8 मीटर टॉल बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी, है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर जो कि अनाउंस की गई हैं रिगार्डिंग दिस। और ये सारी क्यों की जाएगी, ताकि दिल्ली को डीकंजेस्ट किया जा सके, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज। हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है 2 डेमोक्रेसीज एंड देयर विजिलेंटे प्रॉब्लम। अब यहाँ पे विजिलेंटे की प्रॉब्लम क्यों बनाई जा रही है। यहाँ पे एक डेमोक्रेसी यूएसए है, दूसरी इंडिया है। इंडियन डेमोक्रेसी में आपने अभी रिसेंटली विजिलेंटिज्म का काफ़ी केस देखा होगा, चाहे वो लव जिहाद का केस हो, चाहे वो काऊ विजिलेंटीज का केस हो। तो कई आपने ऐसे देखे जिनमें उतार के ड्राइवर्स को मारा जा रहा है ना। मतलब कुल के गुंडाई जो है वो चल रही है, विजिलेंटिज्म के नाम पे गुंडाई चल रही है ना। एंड दैट इज द थिंग विच इज देयर। इंडिया में ये गुंडाई के फॉर्म में है, और यूएसए वहीं अमेरिका में ये बाय लॉ है। बाय लॉ विजिलेंटिज्म वहाँ पे एक्टिवेटेड है। जैसे कि वहाँ पर यूएसए के केस में एक मतलब विजिलेंटीज को बोलते हैं सिटीजन अरेस्टर बोलते हैं। सिटीजन अरेस्टर नाम के विजिलेंटीज होते हैं ये लेकिन बाय लॉ की बैकिंग है इनके साथ। ये क्या कर सकते हैं, कुछ सेट्स रूल होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके अंतर्गत ये क्या कर सकते हैं, लोगों को अरेस्ट करने का पावर रखते हैं, फिजिकली अरेस्ट करने का पावर रखते हैं अगर किसी ने लॉ ब्रेक किया है तो, ठीक है ना। तो ये जो है वहाँ पे सिटीजन अरेस्टर के नाम से यूएसए में है। ऑथर ने कहा कि इतनी पुरानी डेमोक्रेसी बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें आज भी हैं जो कि मतलब वैसी बातें, हंसी उड़ाने वाली बातें हैं कि डेमोक्रेसी के नाम पे फिर ये धब्बा है, ठीक है ना।
तो दैट इज द थिंग, आपको बस इतना याद रखना है, मैंने जैसा बताया कि सिटीजन अरेस्टर का अगर आपसे कोई कंसेप्ट पूछे, सिटीजन अरेस्टर, कि सिटीजन अरेस्टर का कंसेप्ट कौन से कंट्री में, तो ये कंसेप्ट जो है ये आपका वहाँ पर है, ये कंसेप्ट आपका यूएसए में, दैट इज द कंसेप्ट इन यूएसए जिसमें सिटीजन अरेस्टर होते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि द सेकेंड इज टू इंक्लूड, यहाँ पे दूसरा इंडिया आपको बताया जहाँ पे विजिलेंटी के नाम पे काउ विजिलेंटिज्म चल ही रहा है, आप सबको पता है, लव जिहाद है ना, ये सब अलग अलग विजिलेंटीज चल ही रहे हैं, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे एक किया है, अभी रिसेंटली एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के पैराडॉक्स में किस तरीके से लॉ आते हैं। तो यहाँ पर जो बात है वो है हार्ट बीट बिल की। हार्ट बीट बिल जो है वो टेक्सास में लाया गया है, हार्ट बीट बिल टेक्सास में लाया गया है। तो हार्ट बीट बिल क्या बोलता है कि 6 हफ्तों के बाद कोई भी मदर जो है वो एबॉर्शन नहीं करा सकती है। 6 हफ्तों में ऐसा माना जाता है कि जो फीटस होता है उसमें हार्ट बीट आ जाती है, एंड पहली हार्ट बीट आने के साथ ही उस फीटस का एबॉर्शन नहीं कराया जा सकेगा। दिस इज द हार्ट बीट बिल ऑफ द टेक्सास। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि ये जो लॉ है ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बाउंडेशन वाला लॉ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मदर जो है, जो विमेन है, वो अपने बॉडी के ऊपर अपना राइट खो देती है बिकॉज ऑफ दिस। मतलब एक तो उसकी बॉडी, उसको पैदा करना है बच्चा, और उसमें ही उसका अधिकार नहीं है कि हाउ शी वांट्स टू बी ट्रीटेड, हाउ शी वांट्स टू, वेदर शी वांट्स टू डू दैट और नॉट। तो कुल मिलाकर के दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि यहाँ पे जो विमेन है अपना राइट खो देती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑथर ने कही है, द सेकेंड इज टू इंक्लूड इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ इवन विमेन हु आर विक्टिम्स ऑफ रेप एंड इंसेस्ट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि कई विमेन ऐसी हैं जो बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस they become pregnant. For example, there can be cases of rape, there can be cases of incest, but ऐसी women भी क्या इस तरीके के लॉ के अंदर बंधी रहेंगी? मतलब is it not a type of atrocity? क्या एक तरह की atrocity नहीं है कि आप उनको अलाउ ना करो? So that is the big केस। यहाँ पे जो हार्ट बीट बिल है वो एक बहुत बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। थर्ड है, द थर्ड इट्स मेक मतलब कि एनीवन एसोसिएटेड विद एन अबॉर्शन आफ्टर 6 वीक एंड दिस कुड इंक्लूड द उबर ड्राइवर्स एज वेल। तो जो भी व्यक्ति मतलब जुड़ा हुआ होगा उन सबको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा कहा गया है 6 हफ्तों के बाद अगर अबॉर्शन होता है। मतलब जिस उबर ड्राइवर ने उस महिला को वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल गया उसको भी, तो ये तो मतलब इलॉजिकल है, उसको थोड़ी पता है को क्या करने जा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ना वो एड है ना ही, वो तो बस अपना ड्यूटी कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, तो हाउ कैन ही बी प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट, है ना। फोर्थ है दैट द फोर्थ इज द डिक्लाइनिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए इन अ 5-4 वोट टू हियर द इंजंक्शन चैलेंज टू द टेक्सास एज द एंटी अबॉर्शन लॉ। मतलब कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से ही मना कर दिया, ठीक है ना, इस केस को, इंजंक्शन सुना ही नहीं इन्होंने, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग विच वॉज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर ऑथर ने कहा कि ऐसी चीज़ें जो होती हैं दे आर नॉट सो डेमोक्रेटिक, इनको ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं मान सकते आप। और ऐसे में अब विजिलेंटेज को अगर पता है कि भाई देखो, जैसे अरेस्टर की हमने बात की, सिटीजन अरेस्टर क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो लॉ तोड़ेगा उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ऐसी प्रेग्नेंट महिला को भी अरेस्ट करने का पावर फिर सिटीजन अरेस्टर के पास है, जो अबॉर्शन का सोच रही है या ऐसा कराने का सोच रही है। तो दैट इज द बिग थिंग यहाँ पे कि जो विजिलेंटेज है, विजिलेंटिज्म है, दैट इज एंटी डेमोक्रेटिक मेजर दैट इज एन एंटी डेमोक्रेटिक मेजर। अगला जो आर्टिकल है वो है ई श्रम नीड्स सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग। यहाँ पर ई श्रम पोर्टल की बात ऑथर ने की है। ऑथर ने कहा कि 26 अगस्त 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इसको मोल उन्होंने नाम दिया है। इन्होंने कहा है कि इसने लॉन्च किया था ई श्रम पोर्टल, है ना। ई श्रम पोर्टल क्या है? एक वेब पोर्टल है फॉर क्रिएटिंग द नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इट इज़ द नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड इसको आधार के साथ जोड़ा जाएगा एंड इट विल रजिस्टर नियरली 398 to 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, है ना। 398 से 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को इसमें रजिस्टर किया जाएगा और ई श्रम कार्ड इशू किया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। हाउएवर इट हैज कम इनटू एक्जिस्टेंस मोर देन अ डिकेड आफ्टर द पासेज ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट इन 2008। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? आपका 2008 में आया था। और ऑथर का ये कहना है कि इसके 10 साल बाद आया है, तो मतलब लेट तो आया है ज़रूर, लेकिन ठीक है, आया, देर सवेर देर आए दुरुस्त आए। नाउ ऑथर सेज दैट कि
पहली चीज़ तो ये कि कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका क्रेडिट नहीं ले सकती, क्योंकि ऑलरेडी बाय लॉ ये आया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, तब जाकर के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का डेटाबेस आप बनाने की बात कर रहे हो, तो इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका क्रेडिट ना ले। दूसरी चीज़ ऑथर ने कही है कि अभी जो है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा रजिस्टर करने में। अगर आज जिस टाइम पे ऑथर ने आर्टिकल लिखा है, तो उनका कहना है कि 0.61 मिलियन वर्कर्स ही हैं जो अभी तक रजिस्टर हो पाए हैं, लगभग 6 लाख वर्कर हैं जो रजिस्टर हो पाए हैं, और 380 मिलियन वर्कर्स को रजिस्टर होना है। तो ऐसे में जो है मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगने वाला है। तो ऑथर ने कहा कि पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन वहीं हार्डवर्क करने की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ना। एंड जैसे कई ऑफर्स भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब जो जॉब देते हैं, अगर वो अपने वर्कर्स को रजिस्टर कराना चाहें तो वो रजिस्टर करा सकते हैं। ऐसे में उनको भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कोशिश यही की है कि लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे रजिस्टर हों, ताकि उनको कुछ बेनिफिट्स दिए जा सकें, सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जा सकें, ठीक है ना। वन ऑफ द यहाँ पे ऑथर ने एक लेकिन कुछ कंसर्न्स भी बताए हैं। जैसे एक तो डिले का कंसर्न है ही, दूसरा जो कंसर्न है वो है डेटा सिक्योरिटी का। ऑथर का कहना है कि इंडिया में जो है एक तो सेंट्रलाइज्ड लेवल पे ज़्यादा डेटा सिक्योरिटी नहीं है, और अगर हम सेंट्रलाइज्ड लेवल पे चलो डेटा सिक्योरिटी मान भी लें, तो भी जो स्टेट्स का डेटा है वो किस तरीके से आप सिक्योर कर रहे हो, उसमें किस तरीके से आप प्राइवेसी का वो कर रहे हो, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन। तो ऑथर ने कहा है कि सिक्योरिटी एंड जो प्राइवेसी है, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन इन केस ऑफ डेटा। डेटा तो आप बहुत सारे इकट्ठा करते हो, लेकिन उसमें फिर आप जो सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है। इसके अलावा ऑथर ने ये कहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी जो कोड है, सोशल सिक्योरिटी कोड है, वो एक्सक्लूजनरी है। वो एक्सक्लूजनरी क्यों है? क्योंकि वो केवल उन जगहों पे लागू होता है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट विच आर एम्प्लॉइंग 10 और 20 वर्कर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ईएससी बेनिफिट्स वहाँ लागू होते हैं जहाँ पे 10 वर्कर कम से कम काम कर रहे हो, और ईपीएफ बेनिफिट्स वहाँ लागू होते हैं जहाँ पे कम से कम 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये काफ़ी एक्सक्लूजनरी है। ऐसे में हमको प्रयास करना है कि ई श्रम पोर्टल के लिए हम क्या अलग कर रहे हैं, दैट इज़ द बिग थिंग विच व्हाट थिंग एक्स्ट्रा वी आर डूइंग फॉर द ई श्रम पोर्टल्स, किस तरीके से हमको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने एक और चीज़ बोली कि और इशू आया था, जैसे कई स्टेट्स में सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आई। तो पहली चीज़ तो आपको देख के करना चाहिए था कि कहाँ कितना इसमें सर्वर लोड होगा और कितना सर्वर डाउन ना हो। अब सर्वर डाउन की प्रॉब्लम आई, चलो प्रॉब्लम तो आई। उसके बाद ऑथर ने ये कहा है कि प्रॉब्लम आई अलग बात है, क्या दोबारा उन्होंने ट्राई करना शुरू किया? तो स्टेट्स के पास बहुत कम इंसेंटिव रहता है कि वो दोबारा इस तरह की चीज़ों का प्रयास करें। तो हमको ये भी देखते रहना है कि बार बार नज करते रहना है, बार बार उनको पिंग करते रहना है कि भैया आप थोड़ा देखो और जाकर के उनकी एंट्री करवाओ, ठीक है ना। तो सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। ऑथर ने कहा कि जो प्रोजेक्ट की सक्सेस होती है ना, वो इस पर डिपेंड करती है कि स्टेक होल्डर्स किस तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज द थिंग विच ऑथर सेज कि यहाँ मीडिया आउटलेट्स को भी कोशिश करनी है कि वो लगे रहें, वो पूछते रहें, सवाल पूछते रहे गवर्नमेंट से कि हुआ कि नहीं, एंट्री हुई कि नहीं। जब आप इस तरह से पिंग करेंगे ना, तो वो एंट्री ज़रूर करेंगे। ई श्रम कार्ड्स उनको मिले कि नहीं, फिर आपको ये देखना है कि सिर्फ एंट्री ना होकर रह जाए, है ना, मेयर एंट्री ना बन जाए और उसमें उनको ई श्रम कार्ड मिले और उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड होना शुरू हो जाए। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है बिल्डिंग अ रेजिलिएंट इकोनॉमी। ऑथर ने यहाँ पे बात की है कि अंकटाड ने भी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली, इसका नाम है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आपको पहले तो याद रखना है ये फैक्ट कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटाड निकालता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? अंकटाड निकालता है। दैट इज द थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। अंकटाड कौन से निकालता है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। अब ऑथर ने दूसरी चीज़ बोली कि हमको एक रेजिलिएंट रोबस्ट इकोनॉमी बनानी है अगर, तो उसमें हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ जो ऑथर ने कही कि अगर हमको रोबस्ट रेजिलिएंट इकोनॉमी बनानी है तो हमको पब्लिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट इज़ द थिंग जो कि बाद में कैपिटल के मतलब पहले तो आप इन्वेस्ट करते हो लेकिन बाद में वही चीज़ आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। तो दैट इज़ द थिंग, है ना। एंड इंडिया की इकोनॉमी की कुछ इंटरनल फ्रेजिलिटीज़ भी हैं। आप सबको पता है कि इंटरनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों ही काम करते रहें, तभी हम इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हमको ये भी देखना है कि जैसे इंडिया ने एक सजेशन दिया था कि भैया अभी ट्रिप्स और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी के नियम हैं उनको आप इधर उधर हटाओ और वैक्सीनेशन बनाने का, लोकल मैन्युफैक्चरिंग का आप रूल निकालो, ताकि जो
कंट्रीज़ हैं वो वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी करके कोविड के शॉक से बाहर आ सके। तो वो ऑथर ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोविड के शॉक से बाहर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ ऑथर ने भी यही बताई है। एंड रिपोर्ट ऑल्सो वॉर्न्स अगेंस्ट द कटिंग वेजेस टू बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस। रिपोर्ट ने ये भी वार्न किया है अगेंस्ट कटिंग ऑफ द वेजेस टू बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल ना करो कि आप वेजेस को कम कर दो, वेजेस को बिल्कुल कम मत करना, लेबर प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, लेबर की जो क्वालिटी वो घट जाएगी। दूसरी चीज़, लेबर का जो स्टैंडर्ड है वो भी नहीं घटना चाहिए ना, लेबर का भी स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए। तो ऐसे में वेजेस को घटाने से मना किया ऑथर ने इस आर्टिकल में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मिनिमम वेजेस आप लेजिस्लेशन के थ्रू आप जितना मेक श्योर करो कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो मिल रहे हैं लेबर को या नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज ऑथर सेज इज हैज़ टू बी डन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे मूव करते हैं, अगले आर्टिकल्स की तरफ देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना। तो यू कैन मूव विद मी। यहाँ पे चाइना ने क्वेश्चन किया इंडिया के मिसाइल प्रोजेक्ट को। चाइना ने बोला कि भैया आप UNSCA रेजोल्यूशन 1172 जो 1998 में अडॉप्ट हुआ था उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चाइना ने किसको कहा? इंडिया से पूछा, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। तो चाइना ने इंडिया से पूछा कि आप UNSC रेजोल्यूशन जो कि 1998 में आया था, रेजोल्यूशन 1172, उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर। इसका अब इसका मुंह देखो आप, इस टोन में अगर कोई व्यक्ति पूछे तो उसको क्या जवाब देना चाहिए। देखो इसका मुंह कैसे बना करके, मतलब मुंह मटका करके पूछ रहा है ना। तो इनको तो मतलब शर्म भी नहीं आती है। क्यों शर्म नहीं आती? क्योंकि इन्होंने हमारे अग्नि 5 जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है ना। 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखती है, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज रखती है। तो चाइना ने ऐसा मुंह बना करके इंडिया से पूछा कि हाँ आप देख लो, आप लोग ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। लेकिन वहीं पर ये भूल जाते हैं चाइनीज़ कि इन्होंने खुद पाकिस्तान को न्यूक्लियर वो बनाने के लिए मदद किया, आर्सेनल बनाने में मदद किया, उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया। फ्यूज़ कंडक्टर जो तिरंगा मूवी से फ्यूज़ कंडक्टर राजकुमार ने निकाल लिया था वो भी इन्होंने उनको प्रोवाइड कर दिया पाकिस्तान को, है ना। तो दैट इज़ द थिंग कि ये लोग खुद इधर उधर बांटते रहते हैं और हमारे ऊपर फिर ऐसा मुंह बना करके सवाल पूछते हैं। तो इसको तो बताता हूँ मैं। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल गलत हैं, दैट शुड नॉट हैपन। एंड चाइना के ऐसे सवालों के बेतुके सवालों का हमको कोई जवाब नहीं दिखाना चाहिए, है ना। टॉक टू माई हैंड कह देना चाहिए। अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द NCC रिफॉर्म पैनल, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स की जो रिफॉर्म पैनल है वो बनाई गई है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे? फॉर्मर MP बैजयंत पांडा रहेंगे। ओके, याद रखिएगा, फॉर्मर MP हैं बैजयंत पांडा। ही विल बी हेडिंग दिस कमिटी विच इज़ फॉर द NCC रिफॉर्म्स, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स में रिफॉर्म्स के लिए ये कमिटी बनाई गई है। और इस कमिटी में 15 मेंबर है, जिसमें MS धोनी भी इंक्लूडेड है, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी इंक्लूडेड है ना। तो दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, NCC में रिफॉर्म के लिए कमिटी है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। ऑकस, कल मैंने आपको बताया था AUKUS, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया UK US ऑकस, और ये एक ट्राइलेटरल ग्रुप है जो कि बनाया गया है फॉर द इंडो पैसिफिक टाइज, है ना, इंडो पैसिफिक टाइज। और जो बाइडन ने अपनी हेलो ट्यून चेंज कर दी है, उन्होंने चाइना के लिए लगा दिया है कि तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये वाली हेलो ट्यून लगा दी उन्होंने, है ना। तो अब चाइना को मिर्ची लगी रही है, ऑब्वियस सी बात है, इंडो पैसिफिक में ऐसी ग्रुपिंग्स के कारण उनको बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इस कारण से जो बाइडन ने कल ऐसा किया। और ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया UK US नाम का जो ट्राइलेटरल ग्रुप है वो दोबारा बनाया गया है, विच विल बी शेपिंग द सिक्योरिटी अलायंस फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। और इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को क्या मिलने वाला है? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलने वाली हैं। एंड इसमें एक लूज़र और है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया ने ये कह दिया कि भैया आपकी कंपनी DCNS के साथ जो हम डील करने वाले थे 12 कन्वेंशनल सबमरीन्स की, अब हम वो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो फ्रांस भी एक लूज़र है, ऑस्ट्रेलिया लेकिन एक गेनर रहेगा, क्योंकि उसको 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मिलेंगी जो कि अमेरिका उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है NFRA नीड्स टू हैव स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन। अब यहाँ पर ऑथर ने NFRA के बारे में बताया, तो NFRA बता दूं मैं आपको, NFRA है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्वालिटी ऑफ ऑडिट्स को इम्प्रूव करने के लिए एंड ऑडिटर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA बनाई गई है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है ना।
नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है जो कि ओवरसी करता है ऑडिटिंग प्रोफेशन को एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ये मेंटेन करता है NFRA, और 2018 अक्टूबर में ये आया था, है ना। एंड सेक्शन 132 है कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कि NFRA के बारे में बात करता है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इसको याद रखिएगा, इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखिएगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम द हिंदू पार्ट। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पोर्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक लास्ट न्यूज़ और बता देता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस की जो पहली न्यूज़ हम देखेंगे वो है इंस्पिरेशन 4। आप सबको पता है इंस्पिरेशन 4 किसका है? स्पेस एक्स का है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है ये, एंड इट हैज़ लॉन्च द एस्ट्रोनॉट्स क्रू लाइक नो अदर ऑन ऑर्बिटल एडवेंचर। तो यहाँ पर स्पेस एक्स का रॉकेट जो है इंस्पिरेशन 4 के नाम से 3 दिनों के लिए ऊपर लॉन्च किया गया है। इंस्पिरेशन 4 में बेसिकली जो लोग हैं उनमें से कोई भी क्रू वर्कर नासा का नहीं है ना। तो दैट इज़ द थिंग, नॉट वन ऑफ द पीपल अबॉर्ड इज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट। कोई भी व्यक्ति जो इसमें है वो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट नहीं है ना। एंड गवर्नमेंट इज बाय एंड लार्ज बाई स्टैंडर्ड एंड ऑब्जर्वर। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक तरीके से ऑब्जर्वर है, बाई स्टैंडर्ड है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इंस्पिरेशन 4 स्पेस एक्स का है, दैट इज द थिंग। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको एक और इंडियन एक्सप्रेस में मिलेगी। 1400 डॉल्फिन्स किल्ड इन फैरो आइलैंड। तो फैरो आइलैंड में लगभग 1400 डॉल्फिन्स जो हैं वो लास्ट वीकेंड ही उनको मारा गया। हंटिंग यहाँ पे हंटिंग सपोर्टर्स भी नाखुश थे, मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि फैरो आइलैंड कहाँ पर है? पहले तो लोकेशन याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक में है, नॉर्थ अटलांटिक में है, याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक में है। और ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, और ये आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में लाई करता है। आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में लाई करता है, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, नॉर्थ अटलांटिक का पार्ट है, आइलैंड ऑफ फैरो आइलैंड जिसको बोलते हैं। फैरो आइलैंड के अंदर एक आइलैंड आता है, आइलैंड ऑफ एस्ट्रॉय, याद रखिएगा, आइलैंड ऑफ एस्ट्रॉय, ये देखो लिखा हुआ है ना, आइलैंड ऑफ एस्ट्रॉय। ये आता है किसके अंदर? फैरो आइलैंड के अंदर कहती आता है, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। और इसके अलावा स्केला बॉटनर, याद रखिएगा, जो फियॉर्ड है वो स्केला बॉटनर नाम का फियॉर्ड है। स्केला बॉटनर नाम का फियॉर्ड है जो कि इस आइलैंड का सबसे बड़ा फियॉर्ड है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये केसेस देखने को मिले हैं जिसमें कि जो डॉल्फिन्स हैं उनको किल किया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे वेल एंड डॉल्फिन की हंटिंग का एक जो टर्म यूज़ होता है, याद रखिएगा, कस्टम ऑफ वेल एंड डॉल्फिन हंटिंग इज नोन एज ग्राइंडा ड्रैप। तो ग्राइंडा ड्रैप क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे ग्राइंडा ड्रैप क्या होता है, तो ग्राइंडा ड्रैप इज एक्चुअली द कस्टम ऑफ वेल एंड हंटिंग किलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ कीप liking us, please keep sharing us. Thank you and have a nice day.